की थी कि चर्निंग होगी, इतनी माहिन चर्निंग होगी कि अगर आप कोई भी कॉल पुट में काम करेंगे तो आप फंस सकते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में दम काफ़ी था क्योंकि कल का बिल्डअप था, प्राइस एक्शन ड्यू था। आज बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन दिखाया, लेकिन चलते चलते ये भी ख़त्म कर रहा है अपने आप को। देखते ही देखते बैंक निफ्टी जो करीब 200 पॉइंट ऊपर थी, अभी सिर्फ 62 पॉइंट नीचे आ चुकी है। कहने का मेरे मतलब है 53,300 को प्रोटेक्शन, 53,500 पे रेजिस्टेंस, ये साफ दिखा। दूसरा, निफ्टी पे 24,700-800 का रेजिस्टेंस, 24,300 का सपोर्ट साफ दिखा। सेक्टोरल चर्निंग हुई, खराब थी, ख़त्म थी और दिक्कत में भी थी। ये बाज़ार की कुछ एक बड़ी बातें लिखी गई हैं, जिसमें टेक्सटाइल शेयर कितने चले। आज एफएमसीजी का दिन पूरा ख़राब था सेक्टर्स के हिसाब से। आईटी का कोई बहुत बड़ा योगदान है नहीं। अलग अलग स्टॉक्स में किस किस को फ़ायदा, किस किस को नुकसान है, ये बाज़ार की कुछ बड़ी बातें हमने छांट के आपके सामने रख दी हैं, ताकि आपको पूरी मेहनत ना करनी पड़े। इन्हीं बातों से आप समझ लेंगे कि मोटा मोटी मार्केट के अंदर हुआ क्या है। इसके अलावा एक रूपरेखा भी आपके सामने रखते हैं। अब जो हम 1 घंटा आपके साथ जुड़ रहे हैं 2:30 से 3:30, इसमें क्या क्या किस किस समय पर होगा। जैसे 2:50 पर एक ऑप्शंस का फ़ोनो हम आपके सामने रखेंगे। 3 बजे के आसपास मार्केट सेट 3 होगा। 3:15 बजे से हम फिर BTST STBT लेना शुरू करेंगे और 3:20 पे इवेंट्स टू वॉच भी होगा। अगर जो कल आने वाले कुछ इवेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीकांत चौहान, ध्वनि पटेल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो श्रीकांत आपसे ही शुरू करें जरा, मार्केट्स पे आपकी कैलकुलेशंस, निफ्टी बैंक निफ्टी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि बाजार चर्न करेगा, ना तो सपोर्ट तोड़ेगा ना ही रेजिस्टेंस। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए बिल्कुल हमें भी लगता है कि मार्केट में जो हमने एक्सपायरी के दिन में जो वॉलेटिलिटी देखी थी वो इतनी बड़ी थी कि शायद मुझे लगता है कि उसी को अभी तक मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है। और मार्केट अभी अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स 24,650 24,700 के करीब हमने रेजिस्टेंस आते हुए देखा है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि शायद जो सपोर्ट लेवल्स है जैसे कि 24,500 या 24,350, उन लेवल्स को भी ये बार बार रीटेस्ट कर सकता है। तो एक ब्रॉडर रेंज के अंदर कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, सपोर्ट्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं और 24,500 के करीब आए। तो मुझे लगता है कि 24,500 के लेवल्स को भी तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट आता है, यानी कि 24,550 से लेकर 500 के रेंज में अगर निफ्टी आता है, तो वहां पे बिल्कुल हम कॉन्ट्रा खरीदारी करके चल सकते हैं। या तो फिर मार्केट को एक बार 24,750 के लेवल्स को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेंडिंग कॉल्स या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स मार्केट में ले सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री डिफाइंड है, इसी लेवल्स को फॉलो करें। बैंक निफ्टी जैसे कहा आपने 53,700 800 के करीब रेजिस्टेंस है, 53,500 के करीब सपोर्ट भी है। और अगर कुछ थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ती है तो शायद हम 53,200 या 300 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल ये पूरे जितने भी लार्ज बैंक्स अगर इनके टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एचडीएफसी ने ब्रेकआउट के बाद एक रैली की है, हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हम ऐसी रैली आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में देख सकते हैं। क्लियरली अपर बैंड और लोअर बैंड श्रीकांत जी हमें बता रहे हैं। और इस वक्त बाजार में जो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिल रही है। इसी के चलते वॉच लिस्ट में इंडेक्सेस को रखना है। बहरहाल अगर देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करें, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन जरूर नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि अब बिकवाली का दबाव या कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। ऐसे में सेक्टर में ज्यादा या स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गजों की तरफ से है। और इसके सामने कंजम्पशन थीम जो है वो पूरी की पूरी बिकवाली झेल रही है। एचयूएल, आईटीसी और इसके अलावा रिलायंस, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स है जहां बिकवाली का दबाव। लेकिन हमारे साथ पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई है। श्रीकांत जी कोटक सिक्योरिटीज से जिनको आप अभी सुन रहे थे, इसके अलावा फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल है हमारे साथ, एडलिटिक के आदित्य अरोड़ा भी जुड़ गए हमारे साथ, और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी हैं। तो चलिए सारे के सारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जब हमारे साथ हैं, क्लोजिंग कॉल में आखिरी घंटे के लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर वो देख रहे हैं, उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे, वहां शुरुआत करते हैं।
ध्वनि, गुड आफ्टरनून। लगातार दूसरा सेशन, फ्राइडे कंसोलिडेशन और आज बिकवाली का दबाव, ऐसे में मौके कहां ढूंढ रही हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाइज काफी स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से आज दोनों ही ट्रेड्स जो रहेंगे वो सेल साइड के ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो यहाँ पे है JSW एनर्जी का। JSW एनर्जी के अंदर आप देखें तो एक नैरो रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ देखने को मिला और आज के सेशन में यहाँ पे एक बिकवाली का दबाव जो है इसके अंदर हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। 640 के टारगेट्स के लिए इसको करंट लेवल से बेच सकते हैं। 679 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है TVS मोटर्स का। TVS मोटर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो 50 EMA को है वहां पे कॉन्स्टेंटली एक रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिल रहा है और वहां से इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे आपको बिकवाली का दबाव इसके अंदर हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से सेल करने पे 2390 के टारगेट्स के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं और नीचे ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको लगाना रहेगा वो रहेगा 2535 का। कॉल्स ध्वनि की तरफ से और दोनों जो कॉल्स हैं वो सेल साइड की कॉल्स आज ध्वनि से जा रही हैं। JSW एनर्जी बिकवाली की रणनीति 640 के टारगेट्स डाउन साइड में एंटिसिपेट करके चल रही है। आधे % की गिरावट इस वक्त भी यहाँ पर देख पाएंगे आप। और इसके अलावा TVS मोटर्स में भी इनफैक्ट ऑटो पैक ही अगर आप देखें, FMCG ऑटोमोबाइल स्पेस है जो कि आज हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस ज़्यादा देख रहे हैं। FMCG तो टॉप सेक्टोरल लूजर कहेंगे ही, लेकिन TVS मोटर में ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड है 2390 के लेवल्स पर। टुवर्ड्स डाउन साइड सेल कॉल या सेल स्ट्रैटेजी ध्वनि की तरफ से आती हुई नीलेश जैन भी है हमारे साथ। नीलेश, गुड आफ्टरनून। वॉलेटाइल मार्केट में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मैप कर पाए हैं आप? बिल्कुल मानसी जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, नो डाउट कंसोलिडेशन हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट अगर आप सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो काफी अच्छा मूव हमें वहां पे आता हुआ नजर आ रहा है। वीक्स काफी अच्छा कूल ऑफ हो चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से इंडेक्स में भी गोइंग फॉरवर्ड हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं। तो दो खरीदारी के आइडियाज हैं। सबसे पहले टायर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम यहाँ पे देख रहे हैं और विद इन दी स्पेस अपोलो टायर हमें कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम OI डेटा देखें तो यहाँ पे 2% के OI इजाफा हुआ है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। साथ ही साथ टेक्निकल ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। अपोलो टायर को लॉन्ग करने की सलाह होगी 537 के स्टॉप लॉस से 566 के टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है OMC स्पेस में से BPCL। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक फॉलोअप मूव दिखाया है, तो हम यहाँ पे एक पुल बैक को एक्सटेंड होता हुआ देख रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 315 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 297 का स्टॉप लॉस रखना होगा। कॉल्स खरीदारी की नीलेश की तरफ से BPCL में खरीदारी की राय, और साथ ही ऑटो नहीं लेकिन ऑटो एंसिलरी ही सही। सियाट न्यूज फ्लो के चलते फोकस में और अपोलो टायर्स इस वक्त नीलेश के फोकस रेडार पर खरीदारी की राय यहाँ पर भी बनती हुई। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, मेटल में कुछ हद तक मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें एनर्जी, ऑटोमोबाइल प्ले, IT, मीडिया और FMCG हर तरफ बिकवाली का दबाव। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक जो डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालते हैं वहां भी इस वक्त तो हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। आदित्य, फार्मा से कोई राय? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। यस, मेरा कैंडिडेट फार्मा स्पेस से है। डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्पेस में से दिग्गज लार्ज कैप इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफेंसिव की तरह बिहेव करते हुए दिख रहा है, तो वहां पे एक बुलिश नजरिया है। 1260 में बाय कर सकते हैं। 1220 रहेगा स्टॉप लॉस और 1300 का रहेगा टारगेट। सेकंड स्टॉक भी मैं एक शेयर करना चाहूंगा, वो है वेल्सपन लिविंग। इसको बाय कर सकते हैं 174.33 में। स्टॉप लॉस रहेगा 164 का और टारगेट रहेंगे इसमें 184 के। कॉल्स खरीदारी की आदित्य की तरफ से भी लेबोरेटरी स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज लैब और साथ ही वेल्सपन पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। श्रीकांत जी, इंडेक्स पर आपकी रणनीति हमने जानी, स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। तो देखिए, मुझे लगता है कि केमिकल्स और मेटल्स यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है और उसका रीज़न यही है कि शायद आने वाले दिनों में हम कुछ और शंघाई में या चाइना मार्केट में कुछ और या तो कुछ जो भी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस है, वो आते हुए देख सकते हैं।
है, या तो शायद वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो शायद अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे। अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स में बिल्कुल हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील जैसे अभी चल रहा है 150 के करीब, यहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। 160 के टारगेट नज़र आते हैं, और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 145। तो 160 या 150 या 159 के 150 या 149 के करीब अगर मिलता है तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 145 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ मुझे लगता है केमिकल्स में एसआरएफ, यहाँ पे हमने आज एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखा है। 2257 2260 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनी है, और आज अभी करंटली एसआरएफ डे हाई के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 2290 2300 के रेंज में इसे भी लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आपस से 2400 2420 के लेवल्स दिखा सकता है, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 2250। तो एसआरएफ के साथ साथ मुझे लगता है टाटा स्टील, ये दो स्टॉक्स हम कुछ 1 या 2 दिन के व्यू से लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो श्रीकांत जी की तरफ से केमिकल में एसआरएफ और मेटल की बात करें तो टाटा स्टील पसंद है। 160 के टारगेट के लिए टाटा स्टील खरीदना है, 145 रुपये का स्टॉप लॉस, और एसआरएफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 2400 रुपये का, 2250 रुपये का स्टॉप लॉस। तो धोनी को छोड़ दे तो बाकी हमारे 3 एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए बाय की रिकमेंडेशन निकल के आई है। आगे कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए बेहतरीन और कुछ हम शेयर खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड आपको कहाँ पर करना है। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ हैं। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, बाजार तो थोड़ा जो माहौल ढीला है, लैकलस्टर है, आपकी नजर कहां पर गई है और कहां पर मौके बन रहे हैं? बिल्कुल, मार्केट काफी फ्लैटिश है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है अच्छी चल रही है। तो इनमें से आज जो आइडेंटिफाई किया है स्टॉक वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने ऊपर 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव दिया है, और आरएसआई पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई पड़ रहा है। इसमें फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हुआ है, एंड ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो 410 की पुट में हुआ है आज सुबह से, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ से अब स्टॉक में एक अच्छी उछाल आने की तैयारी है, करीबन 450 तक की। तो इसमें हम खरीदेंगे ऑलमोस्ट एटीएम कॉल 420 दिसंबर की कॉल में खरीदारी करेंगे, 7.5 रुपये में आपको मिलेगा फिलहाल। इसका टारगेट रहेगा 14 रुपये का, और स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपये का। तो टारगेट पे अधिकतम मुनाफा होगा 11,700 रुपये का, और अधिकतम रिस्क जो है वो 6,300 रुपये तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो क्रॉम्पटन 413 रुपये के आसपास के भाव हैं, 2% ऊपर ये शेयर है। 420 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 7.5 के भाव पर आपको ये मिलेगी, और लक्ष्य 14 रुपये का, स्टॉप लॉस 4 रुपये का, अधिकतम मुनाफा 11,700, अधिकतम नुकसान करीब करीब आधा आप कह सकते हैं 6,300 रुपये का प्रति लॉट के हिसाब से ये हमारी गणना है, और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए अवनी भट्ट की तरफ से। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज बाजार में देखिए थोड़ा सा ना खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ जहां चुनिंदा बैंकिंग चल रहे हैं, मेटल का सपोर्ट है, कुछ कैपिटल गुड्स का सपोर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो सीडीएमओ प्लेयर फार्मा में, इसके अलावा कंजम्पशन का पूरी जो पिक्चर है वो पूरी रेड है। टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, मैरिको, डाबर, एक लंबी फेरिश्त है। 15 में से 14 शेयर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि मिड साइकिल में अपने बिजनेस के अपडेट दिए हैं गोदरेज कंज्यूमर ने, और ये कहा है कि डिमांड में सुस्ती है और उसके चलते मार्जिन भी इम्पैक्ट हो रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ तो जाहिर तौर पर अगर डिमांड कम है तो वो घटी रही है, तो उसकी चिंता से तमाम शेयर टूट रहे हैं। वायदा में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से बन रहा है। श्रीकांत जी, आपसे जरा एक व्यू भी चाहेंगे। आप देखिए आज जो नए जो एंट्रेंट्स हैं ना, वो रह रहे कि वहाँ पर अच्छे बज़ आ रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हालांकि उम्मीद बहुत कम रही हो कि ये शेयर एफएनओ में आएगा कभी, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्रीज पार्ट है, आज एफएनओ का टॉप गेनर है ये। दिलचस्प चीज़ ये है। इसके अलावा डिलीवरी, कल्याण ज्वेलर्स, एंजल वन, केपीआईटी, टेक, कैम्प्स, मतलब एक लाइन से वो शेयर हैं जो नए नए एफएनओ में आए हैं। आपसे मैं स्पेशली एक बार डिलीवरी के शेयर पर व्यू लूंगा, क्योंकि लगातार दूसरे दिन बहुत अच्छी है, हमने इसमें तेजी देख रहे हैं।
क्या लग रहा है आपको, डिलीवरी में ये तेजी सस्टेनेबल होगी और क्या कोई ट्रेड लेना इस लेवल पर ठीक रहेगा? बिल्कुल, तो देखिए अगर हम डिलीवरी के स्टॉक को देखें और इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि जो क्विक कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ है वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अट्रैक्शन हमने पिछले कई हफ्तों से, महीनों से देखा है और हमें लगता है कि जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो काफ़ी देखा जाए तो एक बेरिश फेज़ में था, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि उसने अपने इम्पोर्टेंट करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, समवेयर क्लोज टू 330, 335। तो उन लेवल से भी जो रिकवरी बनी है, मुझे लगता है कि ये रिकवरी और भी सस्टेनेबल हो सकती है। 372 के अभी करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 400, 405 के करीब आ सकता है और करंट लेवल से अगर इसमें अगर लंबी अवधि का नज़रिया है, तो बिल्कुल इसमें हम लॉन्ग की पोज़ीशंस बना के चल सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है डिलीवरी में सस्टेनेबल एक्टिविटी रहेगी और जो भी करेक्शन आता है उसमें तो खरीदें और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वैसे देखा जाए तो सुप्रीम इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री का लीडर है और जो करेक्शन आया था इट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस दैट द कंपनी हैज़ गिवन, बट बाकी अदरवाइज़ देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। रिकवरी बनी है, ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट का लेवल था 4,900 का, उसके ऊपर एक टेक्निकल बाइंग भी जनरेट हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 5,300 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन ये इस करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, तो अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 4,900 के करीब हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग की पोजीशंस बना जा सकते हैं। 4,900 के आसपास आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज को भी लॉन्ग कर सकते हैं और डिलीवरी में भी यहाँ से और तेजी की उम्मीद है श्रीकांत जी को। हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल हैं। राजेश जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सर, ये चीन से जो खबर आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस को उन्होंने चेंज किया है, मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया है और 11 साल के बाद ये कोई बदलाव है, तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले खतरे हैं चीन की इकोनॉमी के लिए, जैसे कि US की तरफ से अगर टैरिफ बढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उससे बचाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, ये जो कंजम्पशन में आज हम एक तरह से थोड़ा सा पैनिक का माहौल देख रहे हैं क्योंकि शेयर 10% तक टूट गए हैं, आप इसको कितना गंभीर देख रहे हैं? हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है ना वो बटा हुआ है। अगर हम CLSA को छोड़ दें तो JP मॉर्गन, जेफरीज, UBS, गोल्डमैन सैक्स, इनका कहना है कि ये मोमेंट्री है और ये दो सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, जो चीन से जो खबर आई है वो एक तरीके से प्रीएम्प्टिव मेथड स्टेप लिया है चीन ने, अगर कहा जाए तो, क्योंकि लगातार ये अनुमान बना हुआ था कि जब ट्रंप साहब कार्यभार संभालेंगे जनवरी में तो कई जगह टैरिफ्स लगाएंगे और चीन उनका एक बड़ा निशाना होगा। चीन, मैक्सिको, कनाडा, ये सब में दिक्कतें आएंगी। ये जाहिर सी बात थी, टैरिफ लगाएंगे और उनके कई बयान ऐसे आए भी हैं और इसके लिए ये प्रीएम्प्टिव मेजर है चीन को अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की और भी मेजर्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं, जिससे ध्यान रखना होगा कि मेटल्स वगैरह में किस तरीके के उछाल आते हैं, रियल एस्टेट में किस तरीके के उछाल आते हैं चीन में। और क्योंकि मेटल चीन में जो मूवमेंट होती है वो पूरे वर्ल्ड में मेटल स्टॉक्स कह लीजिए या मेटल्स कह लीजिए, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरे, अगर आप देखो तो अब फेड की मॉनेटरी पॉलिसी सामने में है और ये पूरी उम्मीद है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट आए, क्योंकि जॉब रिपोर्ट्स जो आए थे वीकेंड पे वो बहुत शानदार आए थे, तो वहां से भी अगर कुछ आता है तो एक बढ़त की पूरी उम्मीद बनेगी। जहां तक ये जो कंजम्पशन स्टॉक की बातें आपने करी FMCG कंपनियों में खास करके, तो डिमांड स्लो डाउन के जो कंसर्न्स थे वो तो जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए उस समय ही हमने देखे थे कि लगातार जो भी नतीजे आ रहे थे खराब आ रहे थे, वॉल्यूम में ड्रॉप आ रहा था, रियलाइजेशन अच्छे नहीं थे और अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देखा गया था। अब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो रही है, क्योंकि हम सब जैसा जानते हैं कि पहली छमाही में गवर्नमेंट कैपेक्स कुछ हुआ नहीं और उस कारण से ये दिक्कतें आई। रियल वेजेस जो है वो उतने नहीं बढ़े और ये सब के कारण से वॉल्यूम ग्रोथ जो FMCG कंपनियों में थी
वो कम होती चली गई। और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रीजनल प्लेयर्स जो थे उनसे बड़ा कंपटीशन आया, जो नई नई कंपनियां और आ गई बाजार में उनसे कंपटीशन आया। और रही सही कसर जो पाम ऑयल के प्राइसेस और उनके डेरिवेटिव्स प्राइसेस थे, उन्होंने जो बढ़त दिखाई 30 से 40% की बढ़त उसमें देखने को मिली, उस कारण से सबके ही नतीजे खराब आए। दिक्कत ये आई कि गोदरेज कंज्यूमर ने जो अपनी क्वार्टरली अपडेट दी उसमें ये कहा कि ये दिक्कतें अभी कुछ महीने और रहने वाली है, उस कारण से आज शेयरों में दबाव देखा गया। लेकिन अगर आप देखो तो कई कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, ग्रामेज कम किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर इंसेंटिव्स देते थे वो कम किए हैं। तो उस कारण से हो सकता है इन्वेंट्री की दिक्कत थोड़े दिनों और चले। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीका का कट देखा गया है आज 8 से 10% का कई स्टॉक्स में, वहां पे कुछ दांव लगाया जा सकता है अगर किसी को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो। एक आधा स्टॉक चुनना हो तो पहली पसंद हमारी आईटीसी की रहेगी, जहां पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो पूरी तरीके से एफएमसीजी नहीं है, सिगरेट भी इंक्लूडेड है, बट आईटीसी पहली पसंद रहेगी। उसके बाद अगर किसी को देखना हो तो मैरिको और इमामी में ध्यान रखना चाहिए। मैरिको, इमामी, आप इस ऑर्डर में एफएमसीजी बास्केट में कंजम्पशन आप कह लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें आप अपने स्टॉक्स छांट सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर और कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। आप नहीं जाएगा नहीं। अगर आपको अपने छोटे मोटे काम निपटाने थे तो आज निपटा सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से इंडेक्स के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। आपको 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इससे तो ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगी, कन्विक्शन भी नहीं बैठेगा। उल्टा कहीं उल्टा सीधे रेट पे ले लिया तो कहीं फंस ना जाए। इसलिए इंडेक्स छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक काम करो। स्टॉक्स में भी मन नहीं लग रहा, छोड़ दो, घूमो फिरो मौज करो। अब तो दिल्ली में थोड़ी सर्दी भी आ चुकी है तो थोड़ा घुमा फिरा भी जा सकता है। हमेशा बाजार के अंदर अपने आप को व्यस्त रखना ये ठीक बात भी नहीं है। ये तो राजेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मौका मिले तभी काम करो, और वो भी कन्विक्शन के साथ काम करो। बाजार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि थोड़ा बहुत मार्केट के इंटेलिजेंस और मार्केट के मौके का इंतज़ार करो। और एक वर्ड बहुत ही, हालांकि हिंदी में उसका गलत मतलब है, लेकिन फिर भी उस बाज़ार में बहुत सटीक चीज़ बैठती है, वो है मौका फ़रस्त। आदमी को मौका फ़रस्त होना चाहिए। अगर शेयर बाज़ार में है तो मौका देख के चौका मारे, फिर गुम हो जाए, अज्ञातवास में चला जाए। कुछ अज्ञातवास के दिन चल रहे हैं मार्केट के, कल परसों से, शायद 1-2 दिन अभी और भी चलेंगे। आप इधर उधर भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काम करना वो थोड़ा बहुत चमकेगा, चलेगा भी। कुछ शेयर्स मैंने निकाले हैं अपनी शीट से, डेरिवेटिव्स की जो नई शीट्स भी बनी है वो भी है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं आपको ज़रा उन्हीं से शेयर से पता कर लेता हूँ मैं। कल्याण जी ज्वेलर्स, एक बार ज़रा दिखाना स्क्रीन पर, कल्याण जी ज्वेलर्स। अच्छा, जब ऐसे शेयर्स आते हैं ना स्क्रीन पर और लगता भी डेरिवेटिव्स का पार्ट है, तो कई बार बड़ा हर्ष भी होता है, उत्साह भी जगता है, लेकिन डर भी लगता है कि अगर अच्छे से हैंडल नहीं हो तो डेरिवेटिव्स में तो लोग कचर दिए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कुछ और इधर उधर शेयर्स में फंस जाएं लोग। कल्याण जी ज्वेलर्स, आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे को। आदित्य भाई, एक बार ज़रा इसका डाटा चेक करना। फ्यूचर्स की तो पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग साइड पर है, 5% ऊपर भी है। आपकी इस पे कैलकुलेशंस क्या कह रही है? बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हैं आपने एकदम सटीक बताया। ये स्टॉक ऐसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में भी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, और डेटा भी देखे तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टेक्निकल्स भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बुलिश नजरिया बनता है। एक बार स्टॉक अपने 52 वीक हाई को अटेम्प्ट करने आ सकता है, जो है 585 590 का जोन। तो यहाँ बेस केस एक्सपेक्टेशन इतनी रखी जा सकती है, और नीचे की साइड 745 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और बुलिश नजरिए के हिसाब से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, डन। एक एंजल वन के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, एंजल ब्रोकिंग है। एक्चुअली में उनको एक म्यूचुअल फंड्स की भी अप्रूवल आ गई है। अब एंजल वन के आप म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट्स में देखेंगे। ये रिसेंटली 10-15 दिन पहले की खबर है। उस दिन के बाद से फिर से नए पंख लग गए, ऊपर से ही आ गए डेरिवेटिव्स में 26% OI एडिशन के साथ। नीलेश भाई, ये शेयर भी चल रहा है, करीब 4% ऊपर है।
आई होप आपके काफ़ी सारे दोस्त होंगे एंजल वन में जो आपको बता भी रहे होंगे, गाइड भी कर रहे होंगे कि अपनी कंपनी, हमारी कंपनी में क्या क्या हो रहा है। उसको एकदम से अपार्ट रखते हुए उसको साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ डाटा के बेसिस पर देख के बताइए एंजल वन कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको। बिल्कुल डीपी जी, देखिए प्योरली अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, डेरिवेटिव डेटा तो आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि 26% से ज्यादा का हुआ है, इजाफा हुआ है, तो क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये तीसरा कंसेक्यूटिव सप्ताह है जिसकी शुरुआत यहाँ पे अच्छी हुई है, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। 3600 3800 तक का मूव अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से मैं कहूंगा थोड़ा सा परहेज करें, बेटर होगा कि थोड़ी सी वेट एंड वॉच करें। थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है 3200 के आसपास तो ही लॉन्ग करें, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं 3600 और 3800, और हो सकता है यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ ये काउंटर मूव करता हुआ नजर आए। ये जो नया रिकॉर्ड हाई है वो करीब करीब 3800 के आसपास का ही इसको पार करने पर बनेगा, क्योंकि अगर आप चार्ट देख रहे हैं मेरी स्क्रीन का तो क्या ब्यूटीफुल चार्ट बना है इसका, और पूरा यू शेप चैनल को कंप्लीट करते हुए ये सेकंड टाइम, इनफैक्ट मैं बोलूँगा थर्ड टाइम का ब्रेकआउट भी कर रहा है। हमने आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ भी आपके सामने रख दी है ताकि कोई गलत फहमी ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने की हमारी कोशिश होती है। श्रीकांत चौहान से एक क्वेश्चन है और उसके बाद एक ध्वनि पटेल के पास भी मैं जाऊंगा, फिर एक रिसर्च लिंक भी आपके सामने रखेंगे, मिष्ठान फूड्स को लेकर आ रहा है। तो ज़रा कमिंग अप चला दीजिए प्रोड्यूसर साहब वापस से कि मिष्ठान फूड्स के अंदर क्या क्या हुआ, ताकि हम उसके बारे में फिर पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। श्रीकांत सर एक शेयर ज़रा आप ही चेक करना, ये है कैम्स का, CAMS कैम्स, एक बार ज़रा देख के बताइए कितना ठीक लग रहा है आपको ये। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन के रेंज को अपवर्ड ब्रेक कर चुका है, और जो अपवर्ड एक्टिविटी है वो मोमेंटम के साथ और आगे बढ़ रही है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी दमखम है, और नो डाउट कि फंडामेंटली ये सभी स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है और अपने वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जितने स्विंग हाइस को या अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करता है उतना उसमें स्टीम और जनरेट होता है। अभी चल रहा है ये 5230-250 के करीब, और जैसे इसने भी रिसेंटली एक जो कंसोलिडेशन किया था सिंस जुलाई, उसके कंसोलिडेशन जोन को अपवर्ड ब्रेक किया है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 5500 के लेवल्स दिखा सकता है, और बेस्ट के सिनेरियो में शायद 5700 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बिल्कुल उसमें बने रहे। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 5000 के करीब, 5000 या 5050 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ओवरऑल पैटर्न ठीक ठाक है और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट्स को आप होल्ड करके रखें। देखिए ये चार्ट मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था, एक बढ़िया ब्रेकआउट भी है और राइजिंग अपवर्ड भी है। और मैं इसकी खूबसूरती आपको एक और बताता हूँ, सिंगल कैंडल बनी है इस पूरे मूव के अंदर जहाँ से 50 दिन से चला है। एक बार ज़रा दिखाना, फटाफट से दिखाओ, ये देखो, ये आपको एक भी कैंडल नहीं देखेगी, एक ही कैंडल बनी थी रेड वाली, बनी अगले ही दिन उसको पूरा खा लिया गया। इसको एनगल्फिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में, यानी कि उसको पूरा खा जाना, तो पूरा एनगल्फ हो गया, तो वापस उसी रिदम में आ गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट से आप चलें और उसके बाद बैक टू बैक चलते जाएं। ध्वनि पटेल से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम मिष्ठान फूड्स की जानकारी आपके सामने रखेंगे। ध्वनि ये 1 मिनट, ये एक शेयर चेक करना, वह मेट्रोपॉलिसिस, ये और चल सकता है क्या? मेट्रोपॉलिसिस एक बार ज़रा चेक करो कितना और चलेगा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे मेट्रोपॉलिसिस का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेली पे यहाँ पे स्टॉक इज नियरिंग अ ब्रेकआउट लेवल। जैसे ही यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ 2200 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। और मौजूदा स्तर से भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बाइंग यहाँ पे एक्शन दिखाया है, और आज के सेशन में भी हम टुवर्ड्स द डे हाई क्लोज कर रहे हैं। वॉल्यूम का भी इजाफा इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बुलिश साइड पे पार्टिसिपेशन के साथ ये स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो करंट लेवल से डेफिनेटली
इसको भी आप ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 2300 तक का एक इसका टारगेट बनता है ऑन द कंजर्वेटिव अप्रोच साइड। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान में रखें, नीचे की तरफ आपको जो लेवल मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा नीचे 2090 का। ये बढ़िया ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट भी है, ऑलरेडी धोनी ने आपको बता ही दिया। आप इसका ये इंट्राडे चार्ट देख पा रहे थे और मैंने कुछ डेली चार्ट्स में कन्वर्ट किया है। देखिए 200 दिनों की एवरेज है, बहुत ही बढ़िया से प्रोटेक्ट हुई है। 50 दिन रेजिस्टेंस, फिर डाउन, फिर ब्रेकआउट की तैयारी हो गई। तो एक बढ़िया वेव चलेगी और ये वेव इसको ड्रैग करके लेके जा सकती है पुराने हाई पे, जो करीब करीब 2300 का लेवल भी हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, इस हरी लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये स्टॉप लॉस या फिर ये रेंज 2100 के आसपास की बनती है। तो ये मेट्रोपोलिसिस का मोटा मोटी एनालिसिस जो धोनी ने आपके सामने किया, हमने पिक्टोरियली यानी कि पिक्चर की फॉर्म में आपको सामने रख दिया। अब एक जानकारी आपको मिष्ठान फूड्स के रिगार्डिंग रखते हैं। हम आपको बताएं कि छोटी कंपनियां और एसएमई में निवेश बरकरार जो हो रहा है उसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब एक नया मामला सामने आया मिष्ठान फूड्स का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गड़बड़ियों पर सेबी की सख्ती के बाद मिष्ठान फूड्स का शेयर 2 दिन में ही सिर्फ 40% टूट गया। पूरी डिटेल बताने के लिए शरद दुबे मेरे साथ जुड़े। शरद, जरा बताना वजह क्या है, क्यों टूटा, इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों मिली? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो शेयर है टूट रहा है, फ्राइडे से ही टूट रहा है। फ्राइडे को भी लोअर सर्किट आया था, 20% की गिरावट आई थी और आज भी देखें तो 20% की गिरावट मिष्ठान फूड्स में आ रही है। देखा जाए तो 52 वीक हाई से भी स्टॉक जो है लगभग 60% से ज़्यादा का गिरावट आया है। कंपनी को इंटरिम ऑर्डर या शो कोज नोटिस जो है सेबी से आया है और ये यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को लेके जो है बात की गई है। सवाल उठता है लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ क्या है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स क्या हुए हैं, इस पे जो है हम फोकस करेंगे। वित्त साल 2024 के लिए सेबी के ऑर्डर कहती है कि ये आर्टिफिशियली कंपनी ने इन्फ्लेट किए आपके सेल्स के फिगर, प्रॉफिट्स के फिगर। अब इसका इन्फ्लेशन कैसे हुआ है, इन्होंने फिक्टिशियस सेल्स दिखाई है अपने दुबई की आर्म को लेके और यहाँ पे जो है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ जो फंड्स होता है वो भी फिक्टिशियस रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि सेबी की फाइंडिंग्स आई है कि ओवरऑल कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल है, माने ज़ीरो कह सकते हैं। उनकी किताब में नेगेटिव कैश फ्लो भी दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से और इन्वेंट्री जो है बहुत कम है अगर उसको कंपेयर करें उनके साइजेबल सेल्स के साथ। तो यानी कि अगर रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्स हुए ही नहीं हैं। इंटरेस्टिंगली जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, वो मात्र 516 थे 2018 के वित्त साल के एंड में और अब जो है करंट सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ये जो है 516 शेयर होल्डर से ये बढ़ के 4 लाख के ऊपर रिटेल शेयर होल्डर्स आ गए हैं। अब जो रिटेल शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन है कि जिनका 2 लाख रुपए से कम का जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स देखने मिलता है। जुलाई और अगस्त 2024 में इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स ने ऑफलोड भी किया स्टेक और ये लगभग 3 करोड़ शेयर जो है ओपन मार्केट में बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू 50 करोड़ रुपए का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके स्टडीज़ में जो है सेबी ने भी वार्न किया है कि हालांकि इन्होंने रिसेंटली राइट्स इशू से भी जो है फंड्स रेज किए हैं पर वो शायद डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो सेबी ने पॉइंट आउट की है इस इंटरिम ऑर्डर में। अब याद रखें ये फाइनल ऑर्डर नहीं है और उसके बाद जो है कंपनी ने भी एक्सचेंज फाइलिंग्स को जो है अपना जवाब दिया है। अब वो जवाब क्या है उस पर हम बात करते हैं। जो जवाब में उन्होंने 2 चीज़ कहा है कि जितने भी एलिगेशंस हुए हैं इंटरिम ऑर्डर में वो सारे ही वो कह रहे हैं कि सारे एलिगेशंस को वो डिनाई कर रहे हैं और आगे जाते हुए सारे क्वेरीज़ को वो रिस्पॉन्ड करेंगे और एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कंपनी के इंटरेस्टिंगली ओनरशिप ट्रेंड्स देखें तो 0% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है इस कंपनी में देखने मिल रही है, यानी कि संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक वाइज है ही नहीं। 43% हिस्सा रिटेल का है और यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत देखने मिली है स्टॉक में। पर अब याद रखिए पिछले 2 दिन में 400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो चुका है और हमारी जो यही कोशिश रहती है 18 और स्वदेश में कि हम जो है एसएमई स्पेस हो, रिटेल में आपका मीडियम स्पेस हो, स्मॉल कैप स्पेस हो, सारे ही स्पेस में जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है वहाँ पे आपका नोटिस लाएं।
बिल्कुल शरद, ये बेहद एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है जो कि आप हमारे सामने लेकर आए हैं, हमारे व्यूवर्स के सामने लेकर आए हैं। और जैसे कि शरद हमें बता भी रहे हैं, लगातार हम आपको सतर्क करते हैं छोटी कंपनियों और एसएमईज में निवेश से बराबर बचकर कॉशियस रहने की बात आपको कहते हैं। मिष्ठान फूड्स भी एक इसी तरह का उदाहरण, जैसे कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर मामला सामने आया और उसी के चलते इतना बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और क्लियरली हम हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अट्रैक्टिव लग रही है या फिर आपकी खरीदारी के दायरे में आपके एपेटाइट के हिसाब से अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा है, इसीलिए एंटर ना करें। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या रिसर्च है, क्या रैशनल है, लगातार हम आपको ईटी नाउ स्वदेश पर बताते हैं। और इन सबको सोच समझकर और बारीकियों को जानने के बाद ही एंट्री करने के बारे में सोचें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेसेस का जिक्र करते हैं। राजेश जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपसे एक राय लेना चाहूंगी। फंडामेंटल नजर है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिख रही है। क्लियरली ग्लोबल शिफ्ट है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, और इसी के चलते रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले। अब इसमें लिस्टेड कैटेगरी में अगर देखिए, अडानी ग्रीन है, JSW एनर्जी है, NTPC ग्रीन ताज़ा लिस्टिंग है, डेटा पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे स्पेस पर फंडामेंटल आउटलुक आपका क्या बन रहा है? देखिए, हम बहुत बुलिश है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की भी एक कामयाब रही है क्लीन एनर्जी वगैरह की, जो कमिटमेंट इन्होंने COP वगैरह में किया हुआ है, उसे देखते हुए आने वाले 4-5 साल में मुझे लगता है इनका भविष्य बहुत तेज है। थोड़ी सी दिक्कतें ट्रम्प के कार्यभार संभालने के बाद आएगी, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे या वहां प्रतिबंध लगाएंगे। उस तरीके से कुछ वक्ती दिक्कतें आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे हैं। और कल भी जैसे कुछ खबरें आई कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी ग्लासेस वगैरह में लगाई गई हैं, जिस कारण से आज हम कई रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में बढ़त भी देख रहे हैं। अगर इन पूरे पैक में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ JSW एनर्जी एक अच्छा बैठता है। टाटा पावर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है और जिस तरह की वो विस्तार कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक ने अच्छी बढ़त दिखाई है, लेकिन अगर फंडामेंटली कहा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाटा पावर ही बैठता है इस पूरे स्पेस में, अगर किसी को 1.5 से 2 साल के समय अवधि में निवेश करना हो तो। फंडामेंटल नजरिया और लंबी अवधि का निवेश, और लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से आपको इस स्पेस को देखना चाहिए, और पॉजिटिव स्टांस है। यहाँ से ग्रोथ ट्रिगर्स जो हैं आने वाले सालों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, KPIT टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 4% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1536 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हो। पिछले हफ्ते आई थिंक JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी, उनका मैं मानना है ओवरवेट रेटिंग तो उन्होंने बरकरार रखी। 1900 तक के टारगेट्स वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ऑन अ कैगर बेसिस ऑलमोस्ट 49% के रिटर्न्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने लगातार दिखाए हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी रीडिंग क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए KPIT में भी हमें लगता है कि काफी एक अच्छा सस्टेनेबल मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अभी 1530-35 के करीब है, लेकिन जो उसने रिकवरी की है वो 1300 रुपए से की, और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक में ये कन्वर्ट हो चुका है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर और इसमें अपवर्ड एक्टिविटी बनती है जैसे चार्ट में नजर आता है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1650 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बिल्कुल उसमें बने रहे। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए मुझे लगता है कि करेक्शन या कोई डीप का इंतजार करें, क्योंकि स्टॉक अभी अपने स्टॉप लॉस से काफी दूर आ चुका है। तकरीबन 1500 या 1490 के रेंज में अगर मिलता है तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए विद स्टॉप लॉस एट 1450, और हमें लगता है कि 1650 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स ये दिखा सकता है। नई पोजीशन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाकर रखी, ऑर्डर विंस के चलते, न्यूज़ फ्लोज के चलते और पॉजिटिव ब्रोकरेजेस के चलते, और साथ ही अब यहाँ पर टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट का भी आउटलुक जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के लिए प्ले आउट कर रहे हैं, तो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखी जाए। नीलेश, आई थिंक ऑटो एंसलरी में टायर स्टॉक्स पर आपका एक आउटलुक था और आपने वहाँ पर कॉल भी दी थी। एंसलरीज ही इस वक्त चल रहे हैं, और स्टॉक्स लाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज, गैब्रियल इंडिया,
कार्बन ब्लैक टायर्स के लिए बनाने वाली कंपनी PCBL, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। टायर स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, लेकिन इन स्पेसेस, इन स्क्रिप्ट्स में से अगर कोई पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल मानसी, देखिए जिन जिन स्टॉक का आपने अभी जिक्र किया, टेक्निकली सारे ही स्टॉक्स में काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर बैटरी स्पेस में से देखें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 50 DMA को आज के सेशन में ब्रेक किया है और यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 480 से 500। तो 480 500 की जोन में ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। 450 455 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अगर आप PCBL इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखें तो एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक मूव 500 तक की ओर हमें देखने को मिल सकता है। 460 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक पर भी नजर रखी जा सकती है। और टायर स्पेस अक्रॉस ऑल टायर काउंटर्स जहाँ पे काफी बड़ा स्पर्ट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है, तो वहां पर तो आउटलुक ऑलरेडी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। हम एक पॉजिटिव मूव कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। में भले ही हम वॉलेटाइल मूव्स देख रहे हैं, लेकिन एंसिलरीज, बैटरीज, टायर स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे BTST STBT ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। The magnificent Maharashtra, where dreams meet reality, is a place where you can travel across countries. गर्मी फिलहाल और निफ्टी बैंक में 75 अंकों के आसपास की गिरावट है। 0.25% से भी कम दोनों के दोनों सेगमेंट पे हम देखने की नरमी है। हालांकि अगर आप एडवांस क्लाइंट रेशियो देखेंगे तो उससे ये जरूर पता चल रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स आज 12वें सत्र में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। यह है मार्केट के ब्रेथ, एडवांस और डिक्लाइन वाले शेयरों की संख्या, कि कहाँ पर कितने शेयर चल रहे हैं और कितने गिर रहे हैं। लेकिन चलिए 3:20 के आसपास समय हो गया है और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT करके ट्रेड के मौके कहाँ पर बनेंगे। शुरुआत आदित्य आपसे करेंगे, बताइए क्या होगा आपका BTST या फिर STBT का सौदा? देखिए, मैप माई इंडिया में आज काफी अच्छी रफ्तार से अभी थोड़ी देर में तेजी देखने को मिली और आज के दिन में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया स्टॉक ने, तो इसको बाय किया जा सकता है। इस पे बुलिश नजरिया रखा जा सकता है। 1931 में स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1850 का और टारगेट रहेंगे इसमें 2000 के। क्या बात है, 17% ऊपर अचानक से ऐसा क्या हुआ? 1925 रुपए का भाव 278 रुपए एक ही दिन में जोड़ लिया। मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम ने कंपनी का नाम है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक ना थोड़ी ज़रूरी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, तो बाकी के जो BTST कॉल्स हैं राजेश जी से और नीलेश जी से हम थोड़े से बाद में जानेंगे। श्रीकांत जी आपसे, राजेश जी से एक कॉल लेंगे भी एक एयरपोर्ट वाली कंपनी पर, GMR एयरपोर्ट पर। दरअसल यूपी के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट पर आज इंडिगो का पहला विमान लैंड किया, टेस्ट फ्लाइट थी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर एक अच्छा पल और ख़ास तौर से नोएडा दिल्ली के आसपास रहने वालों के लिए एक खुशी की खबर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही मुसाफिर अपनी उड़ान भर सकेंगे और उसी दिशा में एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इंडिगो की फ्लाइट जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, उसने जेवर एयरपोर्ट पे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड किया। इसको वैलिडेशन फ्लाइट बोलते हैं और वैलिडेशन फ्लाइट के जरिए ये समझा गया कि एयरपोर्ट का रनवे आखिर कितना तैयार है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो कितने सही है, जो एयर स्पेस का कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना सही है, और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस रेडीनेस यानी कि आपातकालीन स्थिति में एयरपोर्ट कितना तैयार है। तो इन तमाम अहम पहलुओं को समझने के लिए वैलिडेशन फ्लाइट को किया जाता है और ये पहली फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर वो लैंड हुई और ये पूरा जो प्रक्रिया थी इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के अधिकारियों की निगरानी में इसको देखा गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। तो पहले ये ट्रायल फ्लाइट जिसको कहेंगे और क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरी, कितनी दूरी होगी, बहुत मुश्किल अगर हम
एयर डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली 25-30 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा, करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास का। जो भी टेक्निकल पहलू है उनकी जांच पूरी की गई है इस टेस्ट फ्लाइट में। इंटर ग्लोब एविएशन आधा % ऊपर है। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे GMR एयरपोर्ट के लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो दिल्ली का एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं, हैदराबाद का, गोवा का एक कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैनेज करते हैं वो। क्या कोई आप उनके लिए किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जिस तरीका से अगर आप देखोगे ट्रैवलिंग बढ़ रही है, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाओगे तो बस स्टैंड की तरह की भीड़ लगी हुई है। उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर महीने दर महीने भी अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट पैसेंजर्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़त के साथ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अगर आप देखो तो ईयर एंड आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। नॉट ओनली बिजनेस बल्कि पर्सनल ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। 40 लाख शादियां रजिस्टर होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां से ट्रैवलिंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें GMR के जैसी कंपनियां जो कि एयरपोर्ट मैनेज करती हैं उनके लिए तो बेहतर है ही। और अगर आप कुछ दिन पिछले दिनों की बात देखो तो फ्रैंकफर्ट AG के साथ करार करके इन्होंने 10% एडिशनल स्टेक दिल्ली एयरपोर्ट में लेने की बात कही। दिल्ली ड्यूटी फ्री शॉप ये मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें इनके फेवर में जा रही है और इनके जो पुराने एसेट्स हैं वो और ज्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे हिसाब से ये 102-103 के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें गिरावट में एडिशन की राय रहेगी। ठीक है सर। हाँ, 102-103 के टारगेट आपको मिल जाएंगे GMR एयरपोर्ट के शेयर में। बाजार मंदिरों में 3.5 मिनट का समय रह गया शेष। फटाफट 2 और कॉल्स लेने थे। श्रीकांत जी, आप अपना शेयर बताइए सर BTST के लिए। बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इन लेवल से अगर कुछ BTST करना है तो मेटल्स में ही करना है और NMDC को लॉन्ग करके चले। NMDC अभी तकरीबन ट्रेड कर रहा है 241-242 के करीब और यहाँ से अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 250 से लेकर 255 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मुझे कोई स्टॉप लॉस रखना है तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एट 236। 236 का स्टॉप लॉस, 255 के टारगेट्स नजर आते हैं NMDC के लिए। 236 का स्टॉप लॉस, 250, 255 के टारगेट। डे हाई पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, फटाफट अपना शेयर बता दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक हैं लॉन्ग के लिए। सबसे पहले कैपेसाइट इंफ्रा, काफी ब्यूटीफुल फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो कैपेसाइट इंफ्रा में ऊपरी स्तरों पर 450-460 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 432 के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा मेटल स्पेस में से JSPL ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर एक काफी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 980-990 तक का देखने को मिल सकता है। 958 रुपए का स्टॉप लॉस रख के JSPL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये कुछ ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, लेकिन इस वक्त बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और सोमवार का दिन कह सकते हैं कि डाउनसाइड जो है बाजार में हावी होती हुई नजर आई और 24,650 के नीचे निफ्टी जो है क्लोज करने की तैयारी करते हुए। बैंक निफ्टी में भी वॉलेटाइल मूव्स और सेंसेक्स भी साथ में अगर आप देखेंगे वो भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। गेनर्स आपके स्क्रीन पर है विप्रो, L&T, SBI लाइफ, टाटा स्टील, BPCL जैसे काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती के साइंस बाजार को दिन भर संभालने का काम इन चुनिंदा प्लेयर्स ने किया, जहां IT, कैपिटल गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे FMCG में बिकवाली का दबाव। टॉप सेक्टोरल लूजर अगर देखेंगे FMCG स्पेस रहा। गोदरेज कंज्यूमर्स जिनके अपडेट और अपडेट के ठीक बाद जो कि नेगेटिव थे, कमजोर थे, 10% टूटा और सारे के सारे FMCG से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वहां पर इवेंचुअल इंपैक्ट आता हुआ। करीब ITC में 1.5% तक की बिकवाली और साथ ही चुनिंदा FMCG अगर आप स्क्रीन पर लेकर आए, टाटा कंज्यूमर करीब 4% तक की बिकवाली का दबाव। दिग्गज बैंकों ने हालांकि बाजार को संभालने का काम किया। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दिन भर बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे थे। टेक्सटाइल शेयरों में फॉर चेंज हम तेजी देख रहे थे। ट्राइडेंट वेल्सपन जैसे काउंटर्स करीब 6 से 12% तक चढ़ते हुए देखने को मिले और साथ ही CDMO कंपनियां जिसका जिक्र लगातार हम कर भी रहे हैं, फार्मा के साथ साथ CDMO भी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है, आज दबाव झेल रहा था। न्यूलैंड, संजीन, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। इस नरमी के पीछे की वजह सबसे पहले तो कंजम्पशन स्पेस की मंदी ही रही। गोदरेज कंज्यूमर जिस तरह से लुढ़कता हुआ नजर आया, वहां से सेंटिमेंट्स खराब हुए। FIIs की 3 दिनों की खरीदारी
पर ब्रेक लगा। आज के सत्र में जब बाजार खुले हमने आपको बताया था कि एफआईआईज ने कैश और वायदा में बिकवाली की, सो वहां से भी इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव साइड जाता हुआ देखने को मिला। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे कुछ हद तक कुछ बैंकिंग प्लेयर्स और साथ ही आईटी की तरफ से कह सकते हैं कि थोड़े बहुत सपोर्ट्स आते हुए देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके बाजार की जो चाल है वो बिकवाली की तरफ ही रही और जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिली। मेटल, आईटी, रियल्टी और मिड सेलेक्ट स्पेसेस हैं जो कि क्लोज होते होते बाजार को संभालने का काम कर गए। वहीं एनर्जी, फार्मा, ऑटो, मीडिया, एफएमसीजी सारे के सारे पैक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको ऑफ कोर्स मोमेंटम दिखा, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी मिलते हुए देखने को मिला। आज के सत्र में इनफैक्ट बेंचमार्क्स के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में ही एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर इंडिया विक्स यानी कि फियर इंडिकेटर ऑलमोस्ट 15 के नीचे, 14 के लेवल्स के आसपास, सो वहां से कंसर्न्स नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे 1400 एडवांसेस के सामने 1200 डिक्लाइंस, लेकिन फिर भी बाजार की चाल कह सकते हैं बहुत बेहद वॉलेटाइल, कॉशियस आउटलुक। निफ्टी 24,625 यानी 24,650 के नीचे करीब 50 अंकों की बिकवाली पर क्लोज करता हुआ 53,420 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में हाथ लगी। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड और मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने देखा वॉलेटाइल सही, लेकिन फिर भी मौके बनते हुए देखने को मिले। सो क्लियरली एक कह सकते हैं कि रेंज में बाजार और इनफैक्ट सुस्ती सोमवार के सेशन में मार्केट्स में देखने को मिली। अब उम्मीद यही करते हैं कि कल वापस जब बाजार खुलेंगे, हमने देखा कि नई सीरीज की शुरुआत काफी अच्छी हुई, लेकिन शुक्रवार के सेशन से जो कंसोलिडेशन नजर आया वो कंसोलिडेशन इवेंचुअली आगे बढ़ता हुआ आज के सत्र में भी देखने को मिला। उम्मीद यही होगी कि कल के सत्र में बाजार संभलते हुए नजर आए। लेकिन चलिए फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। आदित्य, नीलेश, राजेश जी और श्रीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे, अभिषेक को और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत। अगली पेशकश आपके लिए कल की तैयारी लेकर हम चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। बने रहें 18 नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम